अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक छोटे से वीडियो के जरिए अर्जेंट में मैं आपकी जो है बहुत सी चीज़ें जो है क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। खुसूसन ये मेरा जो वीडियो देख रहे हैं कोई भी मीडियम के, उर्दू, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी मीडियम के जो पवित्र पोर्टल के जो है एस्पायरेंट्स है, जो आगे चल के भर्ती में शामिल होने वाले हैं, वो लोग ये गौर से देखिए वीडियो। खुसूसन जो महिला कैंडिडेट है, जो वुमेन है, वो बहुत ही ज्यादा मुझे कंफ्यूज दिख रही है। खुसूसन जो है हर मीडियम की महिला जो है वो हर एंगल से मुझे कंफ्यूज दिख रही है। इसके अलावा भी जो दूसरे कैंडिडेट है महिला के अलावा, वो भी हर एंगल से मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। हालांकि इतने सारे वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। इसके अलावा जैसे मैं बोलने की कोशिश करूंगा, ये वीडियो में तुम समझ जाएंगे। मैं 5-7 जो है पॉइंट को 4 से 5 मिनट में इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा, वो गौर से समझो आप। सबसे पहली चीज आती है कि जो महिला है, जो वुमेन है, वो वुमेन रिजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे मुझे। उन्होंने कैसे कंफ्यूज दिख रहे कि सर वहां यस करे या वहां नो करे, सर हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, निकालें। देखो, 31 मार्च से पहले अगर तुम्हारे पास महिला आरक्षण का ईडब्ल्यूएस, ओपन, एससी, एसटी, ये 4 कास्ट को नॉन क्रिमिनल की अट नहीं है, शर्त नहीं है, इसलिए इनको वुमेन रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट 30% का जो है लेना ही पड़ता। अब तुम तहसील में जाएंगे, वहां पर जो उन्होंने कंडीशंस बोले वो पूरे नहीं करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं देंगे, तो तुमको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो तुमको अब इसके अलावा जितने अदर कास्ट के जो वुमेन्स है, यानी कि कोई भी जो लेडीज है, ये 4 कास्ट जो मैंने बोला, इसके अलावा उनको नॉन क्रिमिनल की अट है, उन्होंने नॉन क्रिमिनल यस कर दिए और वुमेन आरक्षण यस कर दिए, तो उनको लागू हो गया। लेकिन मैंने जो 4 लोग बोला, इन लोग को महिला आरक्षण का सर्टिफिकेट इसलिए लागू है क्योंकि उनको नॉन क्रिमिनल की अट नहीं है। नॉन क्रिमिनल तुमको मालूम होगा कि 8 लाख के अंदर उत्पन्न, जैसा ईडब्ल्यूएस वालों को रहता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके अलावा जो महिलाएं परेशान हैं, मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूं हर वीडियो में, तो बता रहा यार कि सर हमारा डॉक्यूमेंट पे अब्बा का नाम है, आधार पे इसका नाम है, हस्बैंड का नाम है, शादी हो गई, यहां गए वहां गए, ऐसा हुआ। यार ये पूरे लोचों का एक ही इलाज है तुम्हारे पास। तुम्हारा आधार कार्ड कोई हस्बैंड के नाम से रहने दो, अब्बा के नाम से डॉक्यूमेंट रहने दो, मैरिज सर्टिफिकेट ये तुम्हारा मेन चीज है। उसमें एक मैरिज सर्टिफिकेट बनाओ, बाकी कोई गैजेट, बॉन्ड वगैरह के लोचे में तुम्हारे को जाने की उसके बाद जरूरत नहीं रहती। लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही, तुम मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के अगर पक्ष में नहीं थे, तो ये तो गलती है, वो तुमको लगेगा और वो जरूरी है। तुम जरूरी है क्या पूछ रहे, क्योंकि नेम चेंज हो रहा, नेम चेंज में तुम गैजेट, बॉन्ड वगैरह ये चीजें जो बना रहे, एक मैरिज सर्टिफिकेट ये सबकी बराबरी कर देगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करूंगा अगली जो है, बाकी दूसरे भी ये कंफ्यूज हो रहे कि एडिट का चांस। देखो, एडिट का चांस तुमको कास्ट चेंज या क्वालिफिकेशन बढ़ाने के हिसाब से तो जनरली दिया नहीं जाता, मैं ये बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं, तुम वैकेंसीज का कट ऑफ का बार बार पूछ रहे हो, तो वैकेंसीज, कट ऑफ, ये चीजें हमारे बोलने से, हमारे अंदाजे से कुछ भी नहीं होता। ये मेरा पूरा चैलेंज है कि तुम कट ऑफ बताना किसी ने भी अंदाजन कि इतनी आएंगी, यहां से इतनी आएंगी, मराठी मीडियम की इतनी आएंगी। और ये पेपर का लेवल बहुत डेंजरस था, पेपर का पैटर्न बहुत डेंजरस था, हर मीडियम वाले को पता है क्या हुआ है। तो तुम कट ऑफ को फिक्स ऐसा नहीं बोल सकते कि यहां जाएगा। तुम पूछ रहे यार मैं लगूंगा क्या, अरे मुझे क्या मालूम भाई तुम लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो वहां पर मैंने तुमको बोल दिया सर हमको 80 मार्क है, और मेरिट लिस्ट चली गई 85 मार्क पे। तुमने बोले 100 मार्क है, मेरिट लिस्ट चली गई 105 मार्क पे। तो ये चीजें अपन बोल नहीं सकते, ये सवाल पूछो मत यार, कोई सवाल है क्या पूछने के। ठीक है, तो वो मेरिट लिस्ट जब तय होंगी, जब तुम प्रेफरेंसेस लॉक करके तुम जाहिरात जब देखेंगे, तो तुमको जगह पता चलेंगी। तुमको लग रहा 30-35 हजार का इतना बड़ा आंकड़ा, ऐसा ऐलान हो गया, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता घोषणा में और अमल बजावनी में। अब इसमें तुम्हारा काम क्या रहता, तुम खाली सोशल मीडिया पे बैठ के कमेंट करने पुरते तुम दिख रहे मुझे। तुम्हारा काम ये रहता है कि कोई मीडियम वाला है तो उसने जाके निवेदन देना, उसने जाके कुछ रिक्वेस्ट करना वहां अपने अपने जिला लेवल पे डिपार्टमेंट को कि भाई आने वाली शिक्षक भर्ती में हमारे जो भी मसले हुए थे 2017 में, कम जगह आई थी, ये आई थी, वो आई थी, हमारे कास्ट की कमाई थी, वो कास्ट की कमाई थी, तो ये बारी में पूरा रोस्टर क्लियर करके अपलोड करो, मेहरबानी करो, उनको निवेदन दो, उनसे रिक्वेस्ट करो। ये चीज है तुम्हारे पास, खाली सोशल मीडिया पे बैठ के कमेंट करने के अलावा दूसरे बात तो है ही नहीं। अब बात आती है एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन का ऐसा है कि कोविड काल की वजह से जिनकी 38 क्रॉस हो चुकी थी और कास्ट में जिनकी 43 क्रॉस हो चुकी थी, उनको इस साल की भर्तियों के लिए 31 मार्च 2023 से पहले पहले जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे वो लागू रहेंगे, एक्सटेंड जो उम्र हुई है उसके लिए। जैसा ओपन वाला 40 साल 38 के बजाय, और कास्ट वाला 45 साल 43 के बजाय। ठीक है, अब इसके अलावा जो बाकी जो चीजें हैं, जैसा कि हम सोच रहे जो रजिस्ट्रेशन के हद तक, तो रजिस्ट्रेशन के हद तक इतना कोई ऐसा बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं है। ठीक है, कोई भी बड़ा काम नहीं है, रजिस्ट्रेशन एकदम नॉर्मल है। जिसको तुमने बहुत ज्यादा जो है अंगापेक्षा भूंगा मोटा कर दिया हुआ है, तो वो चीज है ही नहीं है। एक साधा रजिस्ट्रेशन है जिसमें हमको आईडी और जो है क्या मिलता है, पासवर्ड मिलता है। वही आईडी और पासवर्ड तय करता है तुम्हारा फ्यूचर। ठीक है, और वो जो तुम उम्र का पूछ रहे, तो आखिरी डेट जो रहती है 28 फरवरी 2023 पूर्वीचा वय, ऐसा वहां पर फॉर्म पर था, है ना, एज पर 28 फरवरी 2023। जब तक तुम्हारी एज लिमिट अगर 41 हो जा रही आज के हिसाब से ओपन में, तो फिर तो भाई आउट होने वाले ना। ठीक है,
और इसके अलावा एज बार का जो सिस्टम है वो ऐसा रहता, और जो आगे चल के जो भर्तियां रहेंगी इन फ्यूचर में, तो उसको ये एज एक्सटेंड जो है लागू नहीं रहेगा। जो अभी रहेंगी बस उसी को रहेगा कोरोना की वजह से। इसके बाद 38 और 43 ही रहेगा जब भी आगे रहेगा, तो ठीक है। अब इसके अलावा जैसा तुम बार बार ये पूछ रहे कि सर ऐसा रहता है कि देखो तुम्हारा ऐसा दिमाग में बैठे हुआ है कि भाई हम डीएड है, हम बीएड है, हम एमएड है, तो हम क्या भाई इस पे भी पढ़ा सकते हैं? देखो जो डीएड रहता जनरली तो वो पहली से 8वीं के लिए पात्र रहता, अगर वो ग्रेजुएशन के साथ टी2 रहा। अगर उसका सिलेक्शन होता है, अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसा नहीं रहता कि भाई तुम ये क्लास में जाके पीरियड ले रहे हो। ये गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल से यहाँ टीचर्स की पहले ही कमी है। यहाँ तुमको पूरा पूरा दिन क्लासेस संभालनी पड़ती है, 4-4 क्लासेस, 3-3 क्लासेस, 2-2 क्लासेस संभालनी पड़ती है। जहां तुमको अगर कोई बड़ी स्कूल मिल गई जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की, तो वहां पर तुमको 6ठी, 7वीं, 8वीं पर पीरियड वाइज, बड़ी स्कूल मतलब 200, 250 जिसका पढ़ रहा, 300 जिसका पढ़ रहा, वहां 6, 7, 8 पर पीरियड वाइज होता है, अगर स्टाफ बड़ा रहा तो। बाकी ये ऐसा सोचो मत यार तुम के यहां रहता कि मैं ये क्लास में जाके पीरियड लूंगा, वो सब अपने को दिन दिन भर पूरी क्लासेस संभालना पड़ती है। डीएड करे हमने, इसका मतलब हमको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। टीचर बनने के बाद में जब ऐसे चीजें करेंगे लोगों के सामने, तो हम लोगों के नजरों में आ सकते हैं कि भाई ये तो कौन से बड़े बड़े एग्जाम देके आ गए और इनको बेसिक चीजें ये नहीं मालूम। बेसिक मतलब कि जो अपन बचपन से देखते आ रहे, जो अपन ने भी सब चीजें करी प्राइमरी में, वही चीजें रही थी। तो डीएड करने का यही तो चीज मेन है। प्रोफेशनल नॉलेज बहुत जरूरी है। तुम जाकर ऑफिस में, जैसा कि तुम अगर स्कूल पे जाके ज्वाइन हुए, तुमको कुछ ऑफिस का नहीं भी आता तो चलेगा, लेकिन कम से कम यार बच्चों से मुताल्लिक या वो चीज क्या रहती है वो मालूम होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तुम्हारा जो है बाकी जो चीजें जो है नहीं भी आई तो चलता शुरुआत में, वो धीरे धीरे आ जाती। लेकिन डीएड तो दुनिया भर का करके बैठ गए ना यार अपन, तो उसमें तो अपने को बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। बाकी इसके अलावा एफिडेविट, बॉन्ड, ये जो चीजें हैं, तुम नोटरी वोटरी की जो टेंशन ले रहे हैं, देखो सीधी सादी बात मैं बोल रहा, अगर तुम्हारे नाम में मिस्टेक है, एक नाम गलत है और दूसरा नाम फिक्स सही है 100%, तो एक गलत नाम का उल्लेख होता और वहां दूसरा सही नाम आ जाता। इसको बोलते गैजेट। गैजेट आता है राजपत्रित अधिकारी से, शायद कलेक्टर साहब से। 15 दिन में एक बार गैजेट लगता है, ऑनलाइन भी बना सकते हैं। अब तुमको यहाँ जो है पहले तो कोई चीज बताए तो वही जल्दी समझ में नहीं आ रही, तो ऑनलाइन के लोचे में हाथ से मत बनाओ, जाके नेट कैफे वाले से बनाओ गैजेट, ऑनलाइन में रहता बोलते हो। तो गैजेट में एक तो गलत चीज, जैसा कि एक मैं मेरी मिसाल ले रहा, मेरा नाम हो गया इरफान खान की जगह इरफान खान, मिसाल के तौर पे, वो भूल गया, कई डॉक्यूमेंट्स पे ऐसा हो गया, नहीं बहुत से डॉक्यूमेंट्स पे इरफान खान है, और एक ऐसा मेन मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है जो मैं वापस ला नहीं सकता, दूसरा ओरिजिनल, उस पर इरफान खान है, और मेरा सिलेक्शन जैसा कि उसी जो वेरिफिकेशन में खासकर देखा जाए, तो मैं क्या गैजेट में उल्लेख करूंगा, इरफान खान और इरफान खान ये दोनों मैं ही हूं। गैजेट बनेगा और उनको नीचे जो भी मैटर आएगा गैजेट में वो रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं रहता, इसको गैजेट बोलते। अब तुम्हारे दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा कि भाई हमारे तो कम से कम 10 डॉक्यूमेंट में जो है मिस्टेक है, तो देखो सरनेम आगे पीछे रहा, जैसा कि मेरा खान इरफान अकरम कई जगह है, इरफान अकरम खान कई जगह है, खान इरफान खान अकरम कई जगह है, इरफान खान अकरम खान कई जगह है, तो ये क्या मिस्टेक हुई क्या? बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं हुई। लेकिन तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में जैसा बहुत सी मिस्टेक है, अब्बा का नाम बहुत सी जगह नहीं, देखो अब्बा का नाम होना जरूरी है, अम्मी का नाम कोई चेक नहीं करता तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो अब्बा का नाम होना जरूरी है। और यार राशन कार्ड और वो कौन से वो चीजा नहीं मांगते, तुम कुछ भी सोचा मत करो, मेरे को मैंने पढ़ा एक कमेंट, तो राशन कार्ड वगैरह ये क्या नौकरी में मांगे गया है, तो उसमें क्या रहता, जो मैंने क्या बोला तुमको, अब्बा का नाम होना आजाद जरूरी है, एक्यूरेट होना जरूरी है अपने नाम के साथ में। बहुत से सीटीटी सर्टिफिकेट पर अब्बा का नाम नहीं आया तो वो गैजेट बना लो, मैं अभी भी बोल रहा। अब जो बॉन्ड रहता, जो एफिडेविट रहता, जो नोटरी रहता, वो भी बिल्कुल लीगल है, 100% लीगल है, ठीक है। अब उसमें तुम क्या करो, एक गैजेट भी बनाए तुमने, तो एक जो है तुम्हारे दिल में अगर सुकून है ही नहीं, तो एक बॉन्ड बना लो नोटरी, उसमें ऐसा उल्लेख करो पूरा, मेरे 10वीं के यहाँ पर ऐसा है, 12वीं पर ऐसा है, ये है वो है वो है, और ये तमाम जो नाम है ये पूरा एक ही शख्स के है, वो लिख कर देता, राइटर क्या नाम रहता उसको, तो वाइंडर, वो लिख कर देता, और आखिरी में अपना ओरिजिनल नाम, जैसा कि एक्यूरेट नाम जो भी आधार कार्ड पे वगैरह है, तो वो चीज, ठीक है, वो लिख के मैटर लिख के पूरा जो है बॉन्ड नोटरी वगैरह का क्या रहता है वो सब बना के रख दो, दोनों चीजें बना के रखो और सुकून से रहो। ज्यादा ही जंबल दिख रहे यार तुम लोग, इतना जंबल होने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में तुम्हारा खेल है, जब तुमका प्रेफरेंसेस आएंगे, तुमको कितने ऑप्शन आते हैं, तुमको कितने जिले में तुम्हारी जगह आती है, ये चीज रहती है। अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है, तो ये चीज है। अब इसमें जो है तुमको नोटरी जो करेंगे तुम या फिर जो भी करेंगे, तो उसमें सब उल्लेख कर दो। बाकी जो लेडीज जो टेंशन ले रही कि भाई क्या बोलेंगे उसको हम, कि यहाँ ऐसा है वहां वैसा है, जो जेंट्स टेंशन ले रहे हैं आधार कार्ड पे ऐसा है वैसा है, देखो जहां जो भी जैसा है, अभी तुमने जो फॉर्म में भर दिया आधार कार्ड पे हस्बैंड का नाम है, कोई मसला नहीं, तुम्हारे पास एक मैरिज सर्टिफिकेट है, तो बाकी चीजों को उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब्बा का नाम तो यार शादी के पहले हर डॉक्यूमेंट पे रहेगा ना, एक साहजिक बात है, एक सीधी सी बात है कि अब्बा का नाम तो रहने ही वाला ना, उसमें कौन सी नई बात है। तो एक मैरिज सर्टिफिकेट जो तहसील से बनता है वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं बोल रहा हूं, अदर स्टेट के जो लोग जनरली कमेंट कर रहे हैं, तेलंगाना से हमारा हुआ या सर हम तेलंगाना के हैं, सीटेड है, भाई लोग आप लोग एलिजिबल नहीं रहते इधर के भर्ती के लिए, किसी भी भर्ती के लिए स्टेट के हमारे या कोई भी स्टेट के लिए, दूसरा स्टेट वाला एलिजिबल नहीं रहता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर इदारा रहा तो ही रहता,
जैसा कि यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता, तुम डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र है क्या, जैसा तुम वहां नो करेंगे वैसा तुम्हारा फॉर्म जो है ऑलरेडी जो है रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोसेस में आगे जाने के बाद भी तुम आउट हो जाएंगे वेरिफिकेशन में। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जो पूरा एजुकेशन देखेंगे वो अदर स्टेट से, जैसा तुम तेलंगाना बोल रहे। अब जो कर्नाटका 865 जो कंट्रोवर्सी वाली जो गांव है, कर्नाटका का जो बॉर्डर है, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा आपके लिए डीएड जो है आप करते हैं वो आपका एलिजिबल है, जो आपको टीसीएच बोलते हैं शायद उसको उधर के डीएड को। तो 865 जो गांव है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन आप कर्नाटका की टीईटी पास है तो नहीं चलेगा। वो महा टीईटी अगर आप महाराष्ट्र के जो है इलाके में जो भी कंट्रोवर्शियल बॉर्डर है वहां पर आपको जो भी नियम लागू इसके हिसाब से टीसीएच शायद आपके डीएड को बोलते हैं, तो तुमको वो लागू है। और यहाँ पर पूछता भी है तुम वो 865 गांव में के जो है कंट्रोवर्शियल इलाके में है क्या, तो ये चीजें फिर भी आप कर्नाटका बॉर्डर वाले 100% कंफर्म कीजिए। मैंने ये चीज बोला इसका मतलब कि पत्थर की लकीर है ऐसा नहीं है, हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन आप लोग एलिजिबल है। जैसा क्योंकि फॉर्म में आपके बारे में पूछता है तो कुछ तो भी होगा, रिजर्वेशन वगैरह आपको नहीं रहता है वो हिसाब का, स्पेशल उसमें का 865 गांव में का। ठीक है, तो बाकी जो चीजें हैं मैंने एक शॉर्ट वीडियो के जरिए 10-15 मिनट में समझाने की कोशिश करा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो तुम्हारे को 100% समझ में आएगा। जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। उर्दू, मराठी, हिंदी, इंग्लिश मीडियम पवित्र पोर्टल के तमाम एस्पायरेंट टीचर जो फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो। मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं थोड़ा गड़बड़ में था इसलिए चलते चलते बना दिया। अगले वीडियो मिलेंगे, सुकून से बनाएंगे और अच्छी खासी अपडेट और इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।